हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 5th के बारे में पढ़ेंगे। 5th चैप्टर, जैसे आप उसका नाम से ही क्लियर है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। मीन्स हम ज्योमेट्री में जो यूक्लिड का योगदान है, यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, उसकी जो विवृत है और क्या क्या उसने बताया है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे ज्यामिति के बारे में, उसके प्राचीन इतिहास के बारे में। फिर हम 5वें चैप्टर में से यूक्लिड के बारे में बात करेंगे, जो उसने विवृत अभिधारणाएं दी हैं हमें। फिर हम आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। इसका ये यूनानी शब्द से बना हुआ शब्द है हमारा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो अर्थात भूमि या पृथ्वी, और दूसरा शब्द है हमारा मीट्रिन अर्थात मापना। अर्थात ज्यामिति शब्द का अर्थ है भूमि या पृथ्वी को मापना। और जो ज्यामिति शब्द का जन्म हुआ है या कहें उद्गम हुआ है, वो भी भूमि या पृथ्वी को मापने की आवश्यकता के कारण ही इसका जन्म हुआ। और जो ज्यामिति का उपयोग है, हम कहें प्राचीन समय से ही हम ज्यामिति का उपयोग करते आ रहे हैं। हम अलग अलग सभ्यताओं को अगर पढ़ें, मिस्र की सभ्यता को पढ़ें, बेबीलोन की सभ्यता को पढ़ें, चीन की सभ्यता के बारे में जानें, भारत की सभ्यता के बारे में जानें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में जानें। ठीक है, तो उनकी खुदाई में, जहाँ भी हम उनकी खुदाई करते हैं, उनकी खुदाई में हमें ज्यामिति के हजारों प्रमाण मिलते हैं, जिससे हम ये साबित होता है कि हमारे पास प्राचीन समय के अंदर ज्यामिति के प्रयोग द्वारा चीज़ों को प्रयोग किया जाता था। जैसे मिस्र के अंदर जो पिरामिड बने हुए हैं, उनके बनने की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बड़े ही टेढ़ी फॉर्म के अंदर, तिरछी फॉर्म के अंदर बने हुए हैं और हजारों सालों से वो बने हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी एक भी ईंट नहीं गिरी। या प्राचीन समय के अंदर हम बने हुए भवन देखें, बिल्डिंग्स देखें, उनकी खुदाई में उनके द्वारा बनाई गई सड़कों का सिस्टम देखें, उनके द्वारा बसाए गए शहरों को देखें, उन सभी के अंदर हमें ज्यामिति का वो एक अच्छे ढंग से प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी अगर हम यूँ कहें कि पहली उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसकी किसने दी, ठीक है, तो इसके अंदर प्राचीन समय के अंदर तो जिनका नाम, जो ऋषि थे, उनका नाम आता ही आता है। यह जो प्राचीन सभ्यता थे, थेल्स का नाम भी इसके अंदर काफ़ी पहले माना जाता है। यूँ माना जाता है कि जो पहली उत्पत्ति या प्रूफ कहें, ठीक है, वो जो दिया गया ज्योमेट्री के अंदर, वो थेल्स द्वारा दिया गया। वो प्रूफ उसने किस पर दिया था कि वृत्त का व्यास वृत्त के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। मीन्स आपके पास अगर एक वृत्त है, उसका आप अगर व्यास खींचते हैं, तो वो व्यास क्या करता है, इस पूरे वृत्त को दो बराबर भागों के अंदर समद्विभाजित करता है। इसका जो सबसे पहला प्रूफ दिया वो थेल्स ने दिया। और फिर थेल्स के बाद जो रिटन रूप में हमें मिलता है, उसके बाद इसका जो थेल्स का शिष्य था पाइथागोरस। आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उसका भी काफ़ी नाम आता है। उन्होंने भी बहुत से प्रयोग किए और काफ़ी प्रूफ, हम कहें एक प्रकार से, ठीक है, वो दिए। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित शिक्षक यूक्लिड, जिसके नाम पर इस चैप्टर का नाम है हमारा यूक्लिड, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ थे ये। इन्होंने क्या, सबसे पहले हम यूँ कह सकते हैं एक प्रकार के रहे ये, जिन्होंने उस समय तक जितना भी गणित का ज्ञान था
उस सारे ज्ञान को एकत्रित किया और एकत्रित करके एलिमेंट्स के नाम से एक बुक लिखी, जिसके अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स के जितनी भी बातें तब तक की ज्ञात थी उन सभी को इकट्ठा किया। इसके अंदर उन्होंने 13 अध्याय लिखे और प्रत्येक एक अध्याय को पुस्तिका का नाम दिया गया। और यूक्लिड की इस 13 एलिमेंट्स के अंदर उन्होंने लगभग 23 परिभाषाएं दी, जो इसके अंदर उन्होंने अलग अलग दी हुई हैं। 23 परिभाषाएं हैं, जिसके अंदर से कुछ हमारी बुक में भी लिखी हुई हैं परिभाषाएं। उनमें हम अगर अब बात करते हैं तो सबसे पहले जो उनकी परिभाषाएं आती हैं, अब देखें, पहला, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, मीन्स ये उन्होंने अपनी तरफ से बिंदु की परिभाषा देने की कोशिश की थी। आज के समय में बिंदु को एक अनडिफाइंड फॉर्म माना गया, अर्थात इसका ही कोई परिभाषा नहीं है। बिंदु एक सिंपल छोटे से भाग को भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसकी कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई बनती ही बनती है। बिंदु का महत्व हम किस रेफरेंस में उसकी बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप इस पूरे बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके लिए एक बिंदु की तरह हो गया, ठीक है, एक शीर्ष बिंदु की तरह हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हज़ारों किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ रास्ते में आपको माइलस्टोन्स मिलते हैं, जिन पर लिखा होता है आगे हमारे पास 5 किलोमीटर है जो दूरी हमें तय करनी है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। अब उस दूरी के जो पत्थर हमें माइलस्टोन मिलते हैं, उनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, लेकिन वो पूरी जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसके लिए वो एक बिंदु की तरह काम करती है। ठीक है, ऐसे ही अगला, दूसरी परिभाषा दी इन्होंने, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मीन्स एक रेखा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, एक ऐसी लाइन है। ठीक है, आज के समय में इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है। रेखा माना गया है, मतलब कि रेखा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये शब्दों को एक माना गया है, और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेखा माना गया कि जिसकी ना हमें आरंभिक बिंदु का पता हो ना अंतिम बिंदु का पता हो। फिर उन्होंने इसको रेखा को रेखाखंड, किरण, अलग अलग इस प्रकार से भागों के अंदर विभाजित भी किया है। तीसरी परिभाषा दी गई यूक्लिड के द्वारा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। उन्होंने एक रेखा के जो सिरे हैं उन्होंने कहा कि वो एक बिंदु होते हैं, जिसको अब हमारी इस परिभाषा के अंदर हम रेखाखंड का नाम देते हैं। एक सीधी रेखा, चौथी परिभाषा दी इन्होंने, ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। सभी बिंदु जो उस पर आते हैं मतलब कि कोलिनियर्स हो जाते हैं। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, सरफेस। ये जैसे हमारे पास बोर्ड हो गया, इसके बारे में कहा इन्होंने। पृष्ठ के किनारे होते हैं, मीन्स रेखाएं, किनारे रेखाएं होती हैं। जो भी कोई पृष्ठ होता है उसकी चारों तरफ लंबाई चौड़ाई जिसको हम कहते हैं वो एक रेखाओं के रूप में होती है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। यहाँ पर प्लेन सरफेस की बात कर दी है इन्होंने कि यूक्लिड ने। ऐसी अलग अलग 23 परिभाषाएं उन्होंने दी। अगर हम बात करें कि प्राचीन समय के अंदर हम ज्यामिति के और प्रूफ की बात करें, आप हिंदू सभ्यता के अंदर जो भी वेदियां बनाई जाती हैं अग्निकुंड के तरफ, चारों तरफ की विवाह शादी के समारोह पर, किसी भी समारोह, यज्ञ करने के समारोह पर, तो उस समय जो चारों तरफ वेदियां बनाई जाती हैं वो अलग अलग ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाई जाती हैं। अलग अलग ट्रायंगल, चतुर्भुज, पंचभुज, अलग अलग तरह की आकृतियाँ हैं जिनको मिलाकर बनाया गया है। मीन्स हर चीज़ का क्षेत्रफल, जगह, समान सब बराबर रहे, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। हम बात करें ज्योतिष विद्या, उसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अंदर श्री यंत्र है, अर्थवेद के अंदर दिया गया, जिसके अंदर 9 समद्विबाहु त्रिभुजों को मिलाकर बनाया गया है। और वो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज मिलाए गए हैं कि छोटी छोटी त्रिभुजों को मिलाकर आपकी 43 छोटी या बड़ी त्रिभुजें बन जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही आगे हम जब बात करते हैं, यूक्लिड की 23 परिभाषाओं में से हमारी बुक में 7 परिभाषाएं दी गई थी।
अब इन शब्दों को जानने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं वो। अपरिभाषित अर्थात जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, मतलब जिसको मैथमेटिक्स का हम यूँ कह सकते हैं एक प्रकार से बेस माना गया, अनडिफाइंड है। जैसे गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं 1 2 3 4 ये चीज़ें होगी, और ज्योमेट्री के अंदर बात करें बिंदु की। जनरल हमने एक परिभाषा अपने छोटे रूप में 8वीं तक के समझने के लिए ली हुई है, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, वो हमारा एक बिंदु है, ठीक है। लेकिन बिंदु को मैथमेटिक्स के अंदर एक अपरिभाषित माना गया, और इसके बारे में सिंपल इतना ही कहा गया, ऐसा कोई जिसका कोई भाग नहीं है, वो भी यूक्लिड ने कहा है इसके बारे में। उसके बाद कुछ और परिभाषाएं जैसे आपको बताई मैंने, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ठीक है। तो वो, लेकिन मैथमेटिक्स का बेस इसको अपरिभाषित मानता है, क्योंकि वो वह कहता है कि आप किस रेफरेंस पर बात करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिंदु क्या होगा। नेक्स्ट के अंदर हम बात करते हैं परिभाषित, जैसे नाम से ही क्लियर है, डिफाइंड, मतलब जिनको सार्थक शब्दों के साथ एक अर्थ के तौर पर समझाया जा सकता है। आप ऐसे सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ निकलता है और पूरे वो शब्द मिलकर एक पूर्ण अर्थ हो रहे निर्णय देते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्यूब की बात कर लेते हैं, घन, ठीक है। या आगे आपने कितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उन सभी का हम चर्चा कर लेते हैं, वो सारी की सारी परिभाषित है। नेक्स्ट है हमारे पास अभिग्रहित, या यूं कहें एक्सियम्स। ये हमारे पास ऐसी अवधारणाएं एक प्रकार से जिनका हम निरंतर गणित में प्रयोग करते हैं, और एक्सियम्स का अकेला ज्योमेट्री से ही संबंध हो ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्री के साथ ही हम इसकी बात करेंगे एक्सियम्स की, ठीक है। ये आपके मैथमेटिक्स के अंदर वो ट्रुथ, वो सच्चाई, वो सच्ची स्टेटमेंट्स हैं जिनको सर्वसिद्ध मान लिया गया, जिनको अपने आप में ही सर्वसिद्ध मान लिया गया है। ये सर्वव्यापी सत्य माने गए हैं, जहाँ मर्जी दुनिया के किसी भी कोने पर हम इनके बारे में बात करते हैं वो सत्य हैं, वो हमारी एक्सियम्स हैं और अभिधारणाएं हैं। इनके बारे में हम कहीं भी इनको गलत नहीं कह सकते, और इनके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट है, मतलब एविडेंट अपना खुद का ही अपनी जो परिभाषा इनकी देते हैं वो खुद अपने आप में ये परिभाषाएं हैं ही इनका प्रूफ है, इनके बारे में जो लिखा गया है इनको अलग से हम कहीं नहीं करते। जैसे हमारे सिलेबस के अंदर यूक्लिड की 7 अभिग्रह दी गई हैं, उन पर हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहली अभिग्रह देखें, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अर्थात यहाँ क्या कहना चाह रहा है आपको कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है A और वो B के बराबर है, और B वस्तु है वो C के बराबर है, तो इसका अर्थ क्या है आपका कि जो A वस्तु है वो C के बराबर होगी, ठीक है। आप A वस्तु को C वस्तु के बराबर करेंगे। यहाँ पर हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है कि तुलना हम उन्हीं में कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर बना सकते हैं, तुलना कर सकते हैं जो आपस में समानता रखते हैं। उन चीज़ों की तुलना नहीं कर सकते हम यहाँ पर जिनकी समानता न हो। मान लीजिए आप कोण को ट्रायंगल से, त्रिभुज को पंचभुज से करना चाहें, तो उनके बीच में कोण और पंचभुज के बीच में समानता का कोई संबंध नहीं बनता, तो वहाँ आप इनको बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसकी अभिग्रह देखें, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मीन्स आप कोई 5 बराबर मान लीजिए 7 है, या यूं कह लीजिए A बराबर B है, हम ये अक्षरों की बात नहीं करते गिनती की। आप दोनों तरफ कोई बराबर अक्षर मीन्स मान लीजिए C जोड़ देते हैं तो C पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज हम जानते हैं, हम 8वीं क्लास तक बहुत कर चुके हैं इस पर प्रैक्टिस, बाय कैंसिलेशन ला। आपके पास ये चीज़ होती थी, आप C को कैंसिल करते थे, ये चीज़ लिख देते थे, ठीक है। यूक्लिड की दी हुई अभिधारणा ही है ये, आपकी अभिग्रहित है, सॉरी। इसमें आपका कोई इसका प्रूफ नहीं है, सर्व सत्य है, ये जहाँ भी देखा जाए इसको सत्य ही माना गया है। तीसरी अभिग्रहित देखिए हम इसकी यूक्लिड की, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। सेम इसी चीज़ के अंदर हमने जोड़ वर्ग की बात की, जोड़ की जगह यहाँ क्या हो गया, घटा हो गया, कि जो अंतर आएगा वो भी आपका बराबर होगा।
चौथी अभिकृति देखें, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। कहना वो वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, ठीक है, समान अनुपात रखती हों, वो आपस में क्या रहेंगी, आपकी बराबर होंगी। किस प्रकार से, एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, वही हमारी पहली परिभाषा को सिर्फ बदल कर रूप कहा गया कि अगर ए बी के संपाती है, संपाती मीन्स बराबर है उसके, और बी सी के संपाती है, ठीक है, या ये कहें ए बी के संपाती है तो बी ए के भी संपाती होगा, तो वो एक दूसरे के बराबर है। संपाती का यहाँ से जो अर्थ है वो बराबर के इसीलिए रूप में ही लिया गया है। हम पांचवा परिभाषा देखें, अभिकृति देखें इसकी, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये मान लीजिए कोई चीज़ है हमारे पास, इसका कोई भी छोटा सा भाग ले लें, ये पूरा इससे हमेशा बड़ा ही होगा, सर्व सत्य है ये, इसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। ये एक अभिकृति है इसलिए अभी एक्सिम्स मानी गई है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। सातवीं अभिकृति, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ हमने जोड़ की बात की थी, इसी चीज़ पर आगे ये बात कह रहा है आपको कि अगर हमारे पास ए और बी बराबर हैं, आप इनका दुगना कर देंगे तो भी ये बराबर होंगे, अगर आप इनका आधा कर देंगे तो भी ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। आप इस अभिकृति का आगे कई बार यूज़ करते हैं, ठीक है, कई बार इस कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, बताते हैं कि अभिकृति के बारे में। आप दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो ये अभी यूक्लिड के ही दिए गए अभिकृति हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये वास्तव में सिद्ध होंगे, सही होंगे। ये सर्वसत्य हैं, हम जानते हैं, हम उससे पहले भी जानते थे, लेकिन यूक्लिड ने इन सभी चीज़ों को अपने शब्दों के अंदर बांधा। उसने इन सभी चीज़ों को अपने ही शब्दों के अंदर एक परिभाषित रूप दिया, एक शब्दों के रूप दिया उस सभी को। ऐसे हमने अभिकृति की बात की। आगे हम बात करते हैं अभिधारणाएं की। अभिधारणाएं मीन्स प्लेट्स आपके पास। ये क्या है, इट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए बेसिस। इसको किसी न किसी आधार पर सत्य माना जाता है। अभिकृति और अभिधारणाओं में सिर्फ इतना फ़र्क है, अभिकृति आपके किसी भी आधार पर सत्य नहीं माने गए हैं, वो सर्व सत्य हैं, लेकिन जो अभिधारणाएं होती हैं ये किसी आधार पर सत्य मानी जाती हैं, किसी बेस पर इनको हम सत्य कहते हैं। ये स्पेशली जो जुड़ी हुई हैं वो ज्योमेट्री से जुड़ी हुई हैं। इनकी जो स्पेशल कंडीशंस अप्लाई होती है वो ज्योमेट्री के अंदर ही अप्लाई होती है, कि ज्योमेट्री में स्पेशल कंडीशंस मिलती हैं आपको, उन्हीं के आधार पर आपके पास ये अभिधारणाएं बनी हैं। और अभिकृति के अंदर वो ज्योमेट्री पर ही बात करता है, वो अलग अलग नंबर्स पर ही बात करता है। वो जरूरी नहीं है अभिकृति एक्सिम्स आपके सिर्फ ज्योमेट्री के ही रिप्रेजेंट करते हों। ऐसे ही हम कुछ और अन्य शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रूफ या थ्योरम, परिमेय मान लेते हैं हम इसे। थ्योरम में को हम प्रूफ करने के लिए जिसको प्रमाणित लेते हैं, मतलब जिसका हम प्रूफ करते हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताते हैं कि इसमें ऐसा हुआ, ऐसे ढंग से हुआ, इस ढंग से हम क्वेश्चनों को किया, इसके अंदर ये स्टेप चले, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी थ्योरम, प्रूफ, परिमेय या हम यूँ कह सकते हैं कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक शब्द आता है लेमा, ग्रहति। इस शब्द के बारे में आप थोड़ा सा हायर क्लासेस के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि 9-10 तक आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं भी करते तब भी काम चल जाता है। लेमा ये प्रमाणित होते हैं। आप किसी क्वेश्चंस को, किसी थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं तो जिस कंसेप्ट को आप ऑलरेडी पहले लिख चुके होते हैं, जिसके बारे में आप पहले बता चुके हैं, ठीक है, ऊपर क्वेश्चंस के अंदर बता चुके हैं, या आपने कोई थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ कर लिया है, ऑलरेडी प्रूव्ड है जो, अर्थात जो हम प्रमाणित रूप लेते हैं कि ये हम पहले कह चुके हैं, उसको हम लेमा या ग्रहति कहते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर एक शब्द और आता है हमारे पास, कंजेक्चर। ये एक गैस स्टेटमेंट होती है, मीन्स अटकल लगाई जाती है, प्रमाण रहित हम यूँ कह सकते हैं, अनुमान होता है, एक गैस लगाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए ये एक हम इक्वेशन लिखते हैं, आपकी ये इक्वेशन समीकरण
1 2 3 एक्सिस या 4 रखें, 5 रखें, सभी जो आंसर आएंगे वो आपकी प्राइम नंबर्स होंगे। हम ये माने कि हमने 10 तक इस चीज़ को मान लिया, यूज़ कर लिया, तो हम ये कहें कि हाँ ये समीकरण सभी नंबरों के लिए कंजेक्चर है, मतलब कंजेक्चर ले ली हमने, एक धारणा मान ली, अटकल लगा ली कि जो भी भरेंगे हम इसके अंदर वो हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेगा, अभाज्य संख्या ही मिलेगी हमें। लेकिन वो क्या है, आपकी ये कंजेक्चर गलत साबित हो जाती है। कहाँ पर? जब आप एक्स की जगह 41 भरते हैं, तब ये आपकी एक्स कंजेक्चर्स गलत हो जाती है यहाँ पर। तो कंजेक्चर उसको मानाता है जिसका आपने अभी ना कोई प्रूफ बनाया गया है, ना जिसको एक्सिम्स मान लिया गया है, आपको डाउट है कि वो चीज़ें कहीं किसी जगह जाकर गलत हो सकती हैं और उसका प्रूफ आपके पास नहीं है, ठीक है, और ना वो एक्सिम्स है ना वो अभिधारणाएँ हैं, तो क्लेमा तो वो होंगी ही नहीं, क्योंकि प्रमाणित तो वो हुआ, इसका पार्ट है वो, ठीक है, तो उनको हम कंजेक्चर्स रूप में रखते हैं। ऐसे ही हमारे पास हो आते हैं शब्द, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं। फालसी मीन जो देखने में तो हमें सही लगते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, वो गलत होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ एक फालसी का आपके साथ, ठीक है। फालसी का एक छोटा सा, देखना सोचना गलती है, मिस्टेक है उस फालसी के अंदर। आप उस फालसी की मिस्टेक को मुझे बताने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मुझे बताना कि यहाँ इस वो फालसी, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ गलती है उसके अंदर, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो सारी सही है, ठीक है। आपको उसमें गलती ढूंढने की कैसे, आप जानते हैं 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, हम 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 पैसों, जो 10 पैसे हैं वो रुपये का 10वां हिस्सा होता है, तो हमने पैसों से रुपये बना लिए, रुपयों से पैसे बनाए, फिर पैसों से वापस रुपये बना दिए। जो 10 पैसे होते हैं वो हमारे पास रुपये का 10वां हिस्सा होता है, इसलिए हमने 10 पैसे के 1/10 रुपये कर लिए, ठीक है। इनकी हम गुना करते हैं, 1/100 रुपये आ गया, मीन्स 1 रुपये का 100वां हिस्सा, और 1 रुपये का 100वां हिस्सा क्या होता है, 1 पैसा। 1 रुपये का 100वां हिस्सा क्या होता है, 1 पैसा। मतलब प्रूफ क्या कर दिया मैंने, 1 रुपया 1 पैसे के बराबर। आप जानते हैं ये चीज़ संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या गलती की गई है इसके अंदर, आपको वो ढूंढनी है, किसमें हमने क्या गलती की गई है, ठीक है। आप उस गलती को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास हमारी फालसी है, ठीक है। अब हम कुछ अभिगृत जो यूक्लिड ने दिए थे, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसके द्वारा दी गई कुछ धारणाएं जो उस अभिगृत ने यूक्लिड ने दी, उनके बारे में बात करेंगे। उनके पोस्टुलेट्स दिए गए। सबसे पहला, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल सही है। आपके पास एक बिंदु है, आपके पास दूसरा बिंदु है, वहाँ तक आप सीधी रेखा खींचना चाहें खींच सकते हैं। ये इसकी यूक्लिड की दी गई पहली अवधारणा है। ये ज्योमेट्री रूप के अंदर ही है। आपने देखे जो अभिगृत थे, पहली वस्तु दूसरे के बराबर, दूसरी तीसरे के बराबर, पहली और तीसरी का वजन बराबर होगा। मीन्स हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं तो उसमें कि 100 रुपये के अंदर 5 किलो गुड़ आता है, और 5 किलो गुड़ आपके पास यूँ कह सकते हैं 5 किलो चीनी के बराबर है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि 100 रुपये की 5 किलो चीनी आ जाएगी आपकी। वो अभिगृत थी। यहाँ हम अभिधारणा कर रहे हैं जो ज्योमेट्री के अंदर ही प्रूव्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी दूसरी अभिधारणा की बात करते हैं। दूसरी अभिधारणा क्या कहती है यूक्लिड की, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई शांत रेखा है, आप उसको दोनों तरफ जिस तरफ भी बढ़ाना चाहें उस तरफ बड़ी ही आसानी से आप इन दोनों को, इस शांत रेखा को बढ़ा सकते हैं। इसको यूज प्रूफ करने के लिए आप तीसरी अवधारणा, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल सही। हम किसी भी दूरी को केंद्र मान लेते हैं, किसी बिंदु को केंद्र मान लें और त्रिज्या ले लें तो एक वृत्त खींच सकते हैं बड़ी आसानी से। चौथी अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि समकोण का मान जो हम अभी तक हमने कोणों के मानों को डिग्री में ही मापना सीखा है, तो जो समकोण एक समकोण का माप है वो 90 डिग्री होता है।
तो जितने भी समकोण होंगे उनका मान 90 डिग्री ही होगा, इसलिए वो सभी आपस में बराबर होंगे। पांचवी अभिधारणा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वह सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। आपके पास ये समानांतर रेखाओं का कंसेप्ट देती हैं। कई बहुत सी चीज़ें कंसेप्ट ऐसे हैं हमारे पास जिसके अभिधारणाएं जिन पर रिसर्च चल रही है, और कुछ अभिधारणाओं को के विरोधाभास भी उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन यहाँ हम अपने सिलेबस के अंदर इनके विरोधाभास पर ना बात करके जो दिए गए उन्हीं पर बात करेंगे। ये कह रहा है कि कोई दो रेखाएं ऐसी हों, एक तिर्क रेखा उनको काटती हो, तो उसके दोनों तरफ अंतः कोण बनते हैं। अगर ये इन दोनों अंतः कोणों का योग दो समकोण से, दो समकोण मतलब 90 + 90 180 डिग्री से कम होगा। अगर इस तरफ कम है तो इस तरफ ये रेखाएं आपकी बढ़ाने पर मिलेंगी कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। अगर दूसरी तरफ कम होगा तो दूसरी तरफ बढ़ाकर कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने पर मिलेंगी। और अगर ये आपका ये समकोण दो समकोणों के योग के बराबर आ गया दोनों तरफ, तो ये रेखाएं जो आपकी वो ये इस समय क्या है, असमानांतर रेखाएं हैं आपकी ये, ठीक है। फिर आपकी क्या बन जाती हैं, ये समानांतर रेखाएं बन जाती हैं। अगर इनके अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास समांतर रेखाओं के नियम लागू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप पहले ऑलरेडी समानांतर रेखाओं के बारे में अपनी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम समानांतर रेखाओं के सभी गुणों के बारे में, उसके अंतः हमारे एकांतर कोणों के संगत कोण, उन सभी के बारे में हम अपने 6 चैप्टर के अंदर भी इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आज हमने जो किया इसके अंदर यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड के द्वारा दिए गए नियम, यूक्लिड के दी गई अभिधारणाएं, उन सभी को जानने की कोशिश की है और उनके बारे में देखा कि वो हमारे लिए सही है, गलत है, क्या है, किस प्रकार से प्राचीन समय से अंदर हम इनका प्रयोग करते आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने देखा। हम अपने इस 5th चैप्टर के 2nd पार्ट के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करें, और कोई भी किसी भी बात के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।